डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिव सीजन चल रहा था इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हो गया, पर कोई बात नहीं, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में किया था मौर्य साम्राज्य, उसके बाद हमने उसका प्रशासन भी किया था। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का समय, मौर्योत्तर काल। अब इसको थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा, मैं आपको इसे डायग्राम से समझाती हूँ। सबसे पहले हमने किया था मगध साम्राज्य, जिसमें हमने 4 अलग अलग साम्राज्य थे: वृद्धरथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ये हमने टोटल 5 जो अलग अलग वंश हैं ये हमने कंप्लीट कर लिए थे मगध साम्राज्य में, जिसका टाइम पीरियड 3 to 4 324 BCE से लेकर 185 BCE तक चलता रहता है। और लास्ट मौर्य राजा वृद्धरथ होता है, जिसे उसी के खुद के सेनापति द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मार दिया जाता है और शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। पर शुंग वंश में जो आता है, पुष्यमित्र शुंग का जो वंश है, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आपको डिटेल कराना चाहती हूँ कि ये वंश कैसे और किस तरीके से इंडिया में आ रहे हैं या फैल रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर हमें कंप्लीट अच्छे से जाननी है तो हमें उन वंशेस का टाइम पीरियड एक दूसरे वंश के साथ रिलेट करना पड़ता है। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसी टाइम पीरियड में ये वंश चल रहा है, उसी टाइम पीरियड में ये वंश भी चल रहा है। तो इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से करवा रही हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं, एक माइनर सा हम एक मैप समझ लेते हैं। माना कि ये हमारा इंडिया है, इसे हम 2 पार्ट में मान लेंगे। एक मानेंगे हम नॉर्थ और नीचे वाला रहेगा हमारा साउथ। ये तो सभी को पता है कि ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। अब बात आती है नॉर्थ के साम्राज्य की। नॉर्थ में हमने वृद्धरथ पढ़ लिया, हर्यक वंश पढ़ लिया, फिर शिशुनाग वंश पढ़ लिया, नंद वंश पढ़ लिया और मौर्य वंश पढ़ लिया। यहाँ तक तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ये सारे सीक्वेंस वाइज जाते हैं। प्रॉब्लम अब यहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, लगातार चल रहे थे। अब मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है। अब जब ये शुंग वंश है, ये बात मैं कर रही हूँ नॉर्थ की, ठीक है। अब ये जो शुंग वंश है, इसी पीरियड में साइड बाई साइड उत्तर पश्चिमी एरिया से, यानी इस तरफ से विदेशी आक्रमण भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुंग वंश के पैरेलल ही इंडो ग्रीक या हिंद यवन भी बोल सकते हैं हम, ये लोग भी आ जाते हैं। फिर इधर शुंग वंश के बाद दूसरा राजा या दूसरा राजवंश आता है, कण्व वंश। उसी के साथ यहाँ से विदेश से, यानी कि अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिम से अलग अलग विदेशी भी आएंगे और देशी राज्य भी रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो इसे हम इस तरीके से कर रहे हैं। इधर देखिए आप थोड़ा, माना कि हमारा शुंग वंश है, मौर्य तक हमने कर लिया, उसको हम दोबारा नहीं देख रहे हैं, शुंग वंश से सीधा आते हैं। शुंग वंश के पैरेलल क्या रहेगा, इंडो ग्रीक, जो कि विदेशी राजा रहेगा, जिसे हम हिंद यवन भी बोलते हैं। शुंग वंश के बाद आएगा कण्व वंश। तो जो हमारे देशी राज्य हैं वो रहेगा शुंग वंश, कण्व वंश, और उसके सीधा इधर सातवाहन वंश। अब ये जो सातवाहन वंश है वो हम साउथ का है, इसको अलग मानते हैं, ये अलग हम इसको पढ़ेंगे। नॉर्थ में हम इसको नहीं पढ़ते हैं, बट ये जो सातवाहन वंश है ये आएगा कण्व वंश के बाद ही। तो अब आते हैं टोटल नॉर्थ के: शुंग वंश, कण्व वंश, हिंद यवन, शक वंश, पल्लव वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश। अब ये सारे मैंने बताए हैं, ये टोटली हमारे नॉर्थ के हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण, ये जो राजवंश हैं ये सारे के सारे विदेशी राजवंश रहने वाले हैं, लेकिन हमें इसे इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये बात हो गई आपके नॉर्थ की। अब बात आती है साउथ की। साउथ में हमारा चलेगा सातवाहन वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, और उसके बाद के जो चेर, पांड्य, वो वाले वंश भी आते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ आया हो कि मौर्य वंश तक सब ठीक था। मौर्य वंश के बाद नॉर्थ के बहुत सारे वंशेज रहेंगे, इनमें कुछ देशी पढ़ेंगे, कुछ हम विदेशी पढ़ेंगे।
नॉर्थ के बाद अगर हम साउथ में जाएंगे तो साउथ के हम अलग वंशज पढ़ेंगे। ये सारा अब देखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक मेन टॉपिक रहने वाला है वो ही है सुंग वंश। सुंग वंश इसलिए कि मौर्य के जस्ट बाद सुंग आ रहे हैं तो सुंग वंश शुरू होता है। चलिए अब हम सुंग वंश को पढ़ते हैं। ये सारा हम इरेज इसलिए कर रहे हैं कि इस सारे वंश में आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। आज हम केवल सुंग वंश और कण्व वंश ये दोनों करेंगे। अब बात करते हैं सुंग वंश की। अब देखो हमने पहले भी देखा है कि जो मौर्य वंश था वो 324 यानी 324 बीसी से 185 बीसी तक रहता है। अब हम 185 के बाद चलेंगे, बिफोर कॉमन एरा रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। तो अब हम शुरू करते हैं 185 से। तो सुंग वंश की स्थापना 185, लेकिन कौन कर रहा है ये देखिए। सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र करेगा, जो कि मौर्य वंश का जो लास्ट राजा था वृद्धरथ, उसका एक सेनापति था और बाईकाष्ठीय ब्राह्मण था। और ये मौर्य के लास्ट राजा जो वृद्धरथ है उसकी हत्या कर देता है। वो क्या करता है कि जैसे प्रैक्टिस नहीं करता युद्ध में जाने से पहले, इस तरीके से वो तीर कमान चलाने की या तलवारबाजी करने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसी टाइम पीरियड में पुष्यमित्र सुंग जो है वो वृद्धरथ को मार देता है और सेनापति है उसका, लेकिन सेनापति ही रहेगा, वो अपने आप को राजा घोषित नहीं करेगा, लेकिन एज ए राजा वो सुंग वंश की स्थापना कर देता है, लेकिन अपने आप को सेनापति ही बोलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुंग वंश में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान शुरू हो जाता है। इससे पहले देखो हमने मौर्य वंश के 3 राजा पढ़े थे, सी बी ए, आई थिंक सबको याद ही होंगे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। ये जो चंद्रगुप्त था ये जैन था, बिंदुसार था ये बौद्ध, और अशोक तो बिल्कुल ही प्रॉपर बौद्ध धर्म को मानता था। कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म अब यहाँ पे नहीं था, बट सुंग वंश के आने से हिंदू धर्म की पुनर्जीवन हो जाता है, पुनर्स्थापना हो जाती है। सुंग वंश में जो राज्य है उसकी राजधानी विदिशा को रखा गया। इससे पहले हमने मौर्य वंश में राजधानी पढ़ी थी, पाटलिपुत्र थी। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र तो है ही, और दूसरी राजधानी विदिशा की बनाई जाएगी। और पुष्यमित्र की कुछ खास बातें हैं। राजा जो है वो पुष्यमित्र है। पुष्यमित्र की खास बात ये है कि ये 2 बार अश्वमेध यज्ञ करता है। एक बार तो राजा बनने पे 185 पे, मतलब मैंने सुंग वंश की स्थापना की है इसलिए, और दूसरा इसके सामने युद्ध होता है, विदेशी युद्ध, जो अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि इंडो ग्रीक, हिंद यवन, उस युद्ध में ये जीत जाता है। इस खुशी में दूसरा यज्ञ करता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो जाती है कि पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसका जो गुरुजी था, पुरोहित था, वो पतंजलि था। और इसके अलावा पुष्यमित्र सुंग ने एक यवनों को हराया था, और दूसरा विदर्भ नामक जगह है वहां पे अपनी जीत घोषित की थी। यवन वही इंडो ग्रीक। 2 टाइप के राजा आएंगे यवन में, एक तो डेमेट्रियस और एक आएगा मिनांडर। इन दोनों को ही पुष्यमित्र सुंग द्वारा हरा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पुष्यमित्र के बाद उसी का पुत्र अग्निमित्र, जो कि अगला राजा बनेगा। इसकी खास बात या इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ये है कि इसने भारत देश में, अगर देखो मैंने आपको ये भारत बताया है, तो यहाँ से अरब आक्रमण करना चाह रहे थे, बट अग्निमित्र ने इन अरबों को भारत देश में एंट्री नहीं करने दी या अरबों के आक्रमण को रोका था। और इसके ऊपर एक कालिदास ने नाटक भी लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका एक लेडी है और अग्निमित्र तो यही है ही। इन दोनों की स्टोरी उसमें नाटक में लिखी हुई है। इसके बाद राजा बनता है 3rd राजा भागभद्र। भागभद्र जो है राजा बनने से पहले कई छोटे मोटे 2-4 राजा और भी बन जाते हैं, लेकिन उनका ज्यादा हिस्ट्री में जिक्र नहीं है, तो हम भी उनका नहीं पढ़ रहे हैं। पुष्यमित्र पढ़ रहे हैं, अग्निमित्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम भागभद्र पढ़ रहे हैं। ये भागभद्र जब 14वें वर्ष में था, यानी राजा बनने के 14वें वर्ष, इसके राज्य में एक यवन राजा है एंटियोकस, उसका एक राजदूत आता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने यहाँ पे विदिशा में ही, क्योंकि विदिशा इनकी कैपिटल है, तो हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ बनाया था। उस गरुड़ स्तंभ से हमें विष्णु धर्म की जानकारी मिलती है। इसके बाद लास्ट राजा आता है देवभूति। ये ज्यादा योग्य शासक नहीं रहता है, कमजोर या कायर शासक बताया गया है। तो कहते हैं कि देवभूति को उसी के मंत्री वासुदेव द्वारा मार दिया जाता है, और इस वासुदेव के द्वारा ही कण्व वंश की स्थापना होती है।
तो हमारा शुंग वंश कंप्लीट होता है। एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। मौर्य वंश के बाद आएगा हमारा शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना करेगा पुष्यमित्र शुंग, और ये ब्राह्मण धर्म को या हिंदू धर्म को महत्व देगा, क्योंकि इससे पहले जैन या बौद्ध धर्म चल रहे थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र आएगा। अग्निमित्र के बाद कुछ और राजा ज्येष्ठ मित्र, वसुमित्र भी आते हैं, बट वो ज्यादा हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद भागभद्र राजा आएगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भागभद्र के टाइम में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ बनाया था। इसके बाद लास्ट राजा आता है देवभूति, जिसे वासुदेव द्वारा मार दिया जाता है, और वासुदेव जो है वो देवभूति का मंत्री है। और फिर उस वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। शुंग वंश कंप्लीट हो गया। अब कण्व वंश में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए आज के आज ही मैं आपको कण्व वंश करवा रही हूँ। कण्व वंश का बस इतना ही है कि एक तो इसका टाइम पीरियड रहेगा 73 BCE से लेकर 28 BCE। बस इसके केवल आपको राजाओं के नाम ही याद करने, क्योंकि हिस्ट्री में कण्व वंश का ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इसमें 4 राजा रहेंगे, वासुदेव, भूतिमित्र, नारायण और सुशर्मा। कण्व वंश के केवल 4 राजा हैं जो हिस्ट्री में पढ़ने को देखते हैं, वासुमित्र, भूतिमित्र, नारायण और सुशर्मा। अब कहीं कहीं हिस्ट्री में ये बताया गया है कि सुशर्मा को मार करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, लेकिन कहीं कहीं हिस्टोरियंस इस बात को नहीं भी मानते हैं। तो बस ये श्योर है कि कण्व वंश के ये 4 राजा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हमने नॉर्थ साइड के शुंग वंश और कण्व वंश करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साउथ का करेंगे, इसी टाइम पीरियड का, सातवाहन वंश। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।